नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम एडमिशन 2023 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने फॉर्म भर दिया और अब हमें आप बताइए कि आगे हमें क्या करना है, कैसे हमें पता चलेगा, आगे की क्या प्रोसेस होती है। क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अब की बार पहली बार ये फॉर्म भरा है और लगभग अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है उन्होंने विकास ई न्यूज़ का वीडियो देखकर फॉर्म भरने का तरीका देखकर किस तरीके से फॉर्म भरना है, किस तरीके से आगे भेजना है, वो पूरी की पूरी प्रोसेस जानकर सिर्फ विकास ई न्यूज़ का वीडियो जो है उसी में सारी डिटेल आपको बताई गई थी। उस वीडियो को देख करके अपना फॉर्म भरा है, किस प्रकार से भरना है वो सारी डिटेल उस वीडियो में बताई थी। उस फॉर्म को भर करके आगे जो है वो पोस्ट ऑफिस में जमा करवा दिया है और जिस जिले से उनको एएनएम करने का उनका सपना है उस जिले का आगे नाम लिखकर और पिन कोड लिखकर उसको भेज दिया है। अब जो अभ्यर्थी पहली बार इस फॉर्म को जिन्होंने भरा है उनके मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं कि सर आगे क्या करना है, हमें कैसा पता चलेगा कि हमें कौन सी कॉलेज मिली है, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा चयन हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे बहुत से सवाल व्हाट्सएप पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैंने उन कैंडिडेट्स को ये कहा था कि आप चैनल से जुड़े रहें, आने वाले समय में धीरे धीरे आपको एक करके वीडियो मिलते रहेंगे। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों के मन में कहीं ना कहीं ये चिंता रहती है कि सर आप हमें ये ज़रूर बताएं। और मैंने यही सोच रखा था कि अब की बार जो एएनएम फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं वो 1 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच भरे जाएंगे। 20 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी और मैंने ये सोचा था कि 20 दिसंबर को जैसे ही फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे, डेट जो आफ्टर जो डेट चली जाएगी, जब 21 या 22 दिसंबर का दिन आएगा तो उस समय आपके लिए जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ वो बाद में आपके लिए बनाऊंगा ताकि सभी को अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी अभी तक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। फिर भी ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो जिन अभ्यर्थियों को ने फॉर्म भर दिया उनके मन में जो डाउट है कि आगे क्या करना है, कैसे प्रोसेस होगी, वो सारी बातें इस वीडियो में समझा देता हूँ। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी जिनके मन में ये डाउट रहेगा कि सर हमने वो वीडियो नहीं देखा, हमें नहीं मिल रहा है, दोबारा से बनाइए, तो 20-22 तारीख के बाद में आपको वो दोबारा से बता दिया जाएगा एक वीडियो अलग से और बना करके। अभी इस वीडियो को मैं आगे शुरू करूं उससे पहले जो कैंडिडेट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको एक एक जानकारी एएनएम एडमिशन 2023 एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के समझ में आ जाएगी। तो आपको अपने वीडियो जो है अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करना है। अब जिन्होंने फॉर्म पहली बार भरा है उनके मन में ये डाउट है, और जिन्होंने दूसरी बार या फिर तीसरी बार ये फॉर्म भरा है, दूसरी या फिर तीसरी बार जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, उनके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, क्योंकि उनको पता है कि पिछले साल विकास ई न्यूज़ के द्वारा आपको पूरी जानकारी दे दी गई थी और उससे पिछले साल भी पूरी की पूरी जानकारी आपको समझाई गई थी और उन अभ्यर्थियों को अच्छे से मालूम है कि आगे क्या करना होता है। अब मैं एक एक जानकारी आपको मैं फिर से दोबारा समझा देता हूँ ताकि जो नए अभ्यर्थी उनको अच्छे से समझ में आ जाए, और जो पुराने वाले जिनको पता है वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है। अब ये आपने जो है अपना एएनएम एडमिशन वाला फॉर्म भरा, उसको एक लिफाफे में आपने बंद किया और लिफाफे का जो फ्रंट पेज होता है उसमें यहाँ टू लिख करके जहाँ फॉर्म भेजना है वो एड्रेस आपने लिख दिया और यहाँ फॉर्म लिख करके अपना एड्रेस आपने मेंशन कर दिया, अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया। और यहाँ पर जो लिखना होता है वो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, उसके बाद जिले का नाम और यहाँ पर पिन कोड का नाम, या फिर जिले का नाम जो आपने आगे लिखा है वो यहाँ भी लिख सकते हो, पिन कोड का नाम नीचे लिख सकते हो। पिन कोड जो है आपको प्रत्येक जिले के लिखने होते हैं। यदि आपको नहीं पता होते हैं तो टेलीग्राम में एक PDF डाली हुई है, वहाँ से आप पिन कोड ले सकते हो। क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को ये कहना है कि सर जब गूगल पर हम टाइप करते हैं, पिन कोड सर्च करते हैं तो काफ़ी सारे पिन कोड आ रहे हैं, तो हम कौन सा पिन कोड लिखें। तो आपको टेलीग्राम में वो लिस्ट मिल जाएगी, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी उस एरिया के जो पिन कोड है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। या फिर यदि आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो जो पोस्ट मास्टर बैठे होते हैं वो भी उस जिले का पिन कोड आपको लिख देंगे, क्योंकि उनको सारी जानकारी होती है कौन से जिले का कौन सा पिन कोड है। उसके बाद में आपने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद में आपने पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया। पोस्ट ऑफिस में जमा करने के बाद में आपका फॉर्म जो है वहाँ सुरक्षित पहुँच जाएगा। काफ़ी सारे अभ्यर्थी जिन्होंने स्पीड पोस्ट लगाया है, स्पीड पोस्ट लगाने पर आपके 40 से 42 रुपये का चार्ज भी लगा है। वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से एरिया में कितने रुपए का चार्ज लगा है, 40 रुपये या 42 रुपये या फिर 45 रुपये या फिर कहीं कहीं 38 रुपये में हो सकता है काम हो गया हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरे इंडिया में एक ही चार्ज होना चाहिए, या तो 40 रुपये या 42 रुपये। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका चार्ज लगा है स्पीड पोस्ट का वो बता सकते हो। और उसके बाद काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने नॉर्मल पोस्ट लगाया। नॉर्मल का मतलब कि यदि आप वहाँ जा करके पोस्ट मास्टर को देते हैं, उनको बोलते हो कि स्पीड पोस्ट करना है, तो भी वो आपसे चार्ज लेंगे और आपको एक रसीद निकाल के दे देंगे। उस पर आपकी ट्रैकिंग ID भी होगी, उससे आप मोबाइल पर ट्रैक भी कर सकते हो कहाँ पर आपका फॉर्म पहुँचा, कहाँ पर आपका फॉर्म नहीं पहुँचा, वो सारी बातें उस ट्रैकिंग ID से आप पता कर सकते हो।
इसके अलावा जो नॉर्मल पोस्ट से दे के आते हैं उनका किसी प्रकार का वो 40 या 42 रुपये का चार्ज उनका नहीं लगता है वो, लेकिन उनका फॉर्म जो है स्पीड पोस्ट से भेजने वाले का फॉर्म 3 से 4 दिन में जहाँ भेजना होता है वहाँ पहुँच जाता है। और वहीं पर नॉर्मल पोस्ट से यदि आप अप्लाई करते हैं जिनका 40 से 42 रुपये वो चार्ज नहीं लगता, नॉर्मल पोस्ट से देते हैं तो उनका कई बार 10 से 15 दिन भी फॉर्म पहुँचने में लग जाता है इतना समय। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बार बार आपको यही बताता हूँ कि आप अपना फॉर्म जो स्पीड पोस्ट से ही भेजें यदि आपका एएनएम करने का सपना है, और हो सकता है आपका चयन हो जाए। लेकिन यदि आपका फॉर्म 10 से 15 दिन का समय लगे और जो लास्ट डेट है अभी आपको पता है 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर के वो शाम को 6 बजे जो है वो फॉर्म जमा होने का समय समाप्त हो जाएगा। और यदि आपका फॉर्म उनके पास 7 बजे भी पहुंचा तो उस फॉर्म को रिजेक्ट करके आपके पास वापस भेज देंगे। 3 से 4 दिन में आपके पास वो फॉर्म आपका वापस भी आ जाएगा। और उसके बाद में आपने जो फॉर्म पोस्ट मास्टर को दे दिया, वहाँ पर आपने फॉर्म भेज दिया, आप फॉर्म भेज करके अपने घर वापस आ गए। अब आप निश्चित हो गया कि आपका फॉर्म चला गया, और सपोज करिए कि आपका फॉर्म सुरक्षित वहाँ पर पहुँच गया। तो राजस्थान के जो ज़िले हैं जहाँ जहाँ कॉलेज हैं वहाँ वहाँ आपने नाम लिख करके फॉर्म अपना सेंड कर दिया है, चाहे कोटा हो चाहे अलवर हो। मैं एक ज़िले का उदाहरण मैं लूँगा, जैसे मैं जयपुर का उदाहरण ले लेता हूँ। जयपुर से काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो जैसे जैसे आप फॉर्म भेजेंगे, जयपुर जिले का जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जो भवन है जहाँ पर आपके फॉर्म जमा होने हैं, वहाँ पर आपके फॉर्म डाक के माध्यम से जो डाकिया होता है वो आपके फॉर्म वहाँ पर जमा करवाएगा। मतलब कि जहाँ का आपने लिखा है एड्रेस वहाँ पर वो फॉर्म आपके चले जाएंगे, और वहाँ पर फॉर्म चले जाने के बाद आपके फॉर्म यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। बाद में इन फॉर्म को अच्छे से जांच किया जाएगा, जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए उन डॉक्यूमेंट्स को जांच किया जाएगा। डॉक्यूमेंट यदि आपने सही लगाए हैं तो फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट यदि आपने गलत लगाए हैं, कोई पुराना डॉक्यूमेंट लगा दिया है, तो आपका फॉर्म वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म में भी यदि आपने काफ़ी सारी चीज़ें गलत लिख रखी है, गलती कर रखी है काफ़ी ज़्यादा, तो भी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। बाद में जो रिजेक्ट हो जाएंगे फॉर्म, उनकी एक अलग से वो लिस्ट बना लेंगे, और जो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएंगे उनकी एक अलग से लिस्ट बना लेंगे। और इस लिस्ट में क्या काम करेंगे, जिस कैंडिडेट के परसेंटेज सबसे ज़्यादा होंगे उस कैंडिडेट का नाम ऊपरी ऊपर होगा, फिर उससे जिसके कम होंगे उसका नाम उसके नीचे होगा, चाहे वो कोई से भी ज़िले से हो। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जयपुर का ही होना चाहिए, राजस्थान के किसी भी ज़िले से चाहे वो हो। और उसके बाद कम 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 इस प्रकार से जो है ये फॉर्म को इस प्रकार से अरेंज किया जाएगा कि जयपुर ज़िले में जो फॉर्म जमा हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाले को ऊपरी ऊपर रखा जाएगा, और उसके बाद जो है कम उससे कम उससे कम, इस प्रकार से एक फॉर्म की लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। और बाद में क्या किया जाएगा, जैसे मैं मान लेता हूँ सपोज करके कि जयपुर में 60 सीटें हैं एएनएम को लेकर के, तो इसके 5 गुना अभ्यर्थियों की एक लिस्ट बनाई जाएगी। 60 अभ्यर्थियों का 5 गुना होता है 300 अभ्यर्थी। यहाँ पर मान लीजिए 700 फॉर्म प्राप्त इनको हो गए हैं, तो आपके 300 अभ्यर्थियों के जो फॉर्म है यहाँ से ऊपर से काउंट किए जाएंगे। और जैसे ही 300 अभ्यर्थी यहाँ पर आ जाएगा इस लिस्ट में, मान लीजिए 300 नंबर का अभ्यर्थी जो आ चुका है, और 300 नंबर अभ्यर्थी के जितने परसेंटेज है यहाँ पर वो आपका ये अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आपका किया जाएगा। जैसे जनरली के अलग ये इस प्रकार की गड्डी बनाई जाएगी, ओबीसी कैटेगरी में अलग गड्डी बनाई जाएगी, एससी कैटेगरी में अलग गड्डी बनाई जाएगी, और प्रत्येक कैटेगरी में जितनी सीटें, जैसे जनरल की मान लीजिए 20 सीटें हैं, ओबीसी की मान लीजिए 15 है, एससी की मान लीजिए 23 हैं। तो इस प्रकार से जो सीटों का विभाजन होता है वो कुल मिलाकर के 60 सीटें, तो उसका जो 5 गुना बुलाए जाएंगे वो प्रत्येक कैटेगरी के 5-5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। या फिर आप कह सकते हो इसके 5 गुना मान लीजिए, तो 5 गुना अभ्यर्थी बुलाने के बाद में प्रत्येक कैटेगरी में जितने जितने अभ्यर्थी बनते हैं वहाँ से फॉर्म निकाल लिया जाएगा। जैसे इसमें 5 गुना अभ्यर्थी 100 कैंडिडेट होते हैं, 20 यदि सपोज करके हम माने कि यहाँ पर 20 सीटें हैं तो 100 कैंडिडेट होते हैं, तो 100 नंबर का जो फॉर्म है वहाँ से उठाया जाएगा। और जैसे ही 100 नंबर का फॉर्म उठाया जाएगा, फॉर्म तो हमें पता है कि सबसे पहले ऊपरी ऊपर वो कैंडिडेट है जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कम वाला है, उसके बाद कम वाला। तो 100 वाला कैंडिडेट वाला फॉर्म जैसे ही यहाँ से उठाया जाएगा, और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि उस कैंडिडेट के 88% हैं, तो जनरल कैटेगरी में जो है जयपुर जिले में 88% कट ऑफ निर्धारित कर दी जाएगी कि यहाँ की जो कट ऑफ है 88% रही है, इतनी 88% रही है। इसी प्रकार कैटेगरी वाइज अलग अलग जो कट ऑफ है वो मेंशन कर दी जाएगी। और आपका एक न्यूज़पेपर में या फिर विकास न्यूज़ के माध्यम से ही टेलीग्राम में या वीडियो के माध्यम से कट ऑफ की सूचना दे दी जाएगी कि जनरल कैटेगरी में कट ऑफ इतनी रही है, ओबीसी में इतनी रही है, इसमें इतनी रही है। फिर ये कट ऑफ जारी होने के 2 या 3 दिन बाद यदि जो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ बताई गई है उससे आपके परसेंटेज ज़्यादा हैं, तो आप मान के चलिए कि उस ज़िले में आपका चयन हो चुका है। और अभी तक यहाँ पर आपका फाइनल चयन नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि आपको बस एएनएम कॉलेज ही मिल गई, अभी तक आपको सिर्फ काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। मतलब कि यदि आपके परसेंटेज ज़्यादा हैं, जो कट ऑफ निर्धारित की गई उससे चाहे वो 0.01% ही ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी आपको काउंसलिंग के लिए वहाँ बुलाया जाएगा। और उसके बाद यदि आपके परसेंटेज कट ऑफ से थोड़े बहुत भी कम है तो उस ज़िले में आपका चयन नहीं होगा, आपको काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। काउंसलिंग के लिए बुलाए जाने का मतलब है कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय लगाए हैं और कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी जो आपके पास हैं वो डॉक्यूमेंट लेकर के आपको खुद को
वहीं पर जाना है जहां पर आपने ये फॉर्म स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे थे वो डॉक्यूमेंट लेकर के। और ये जाने से पहले आपके पास स्पीड पोस्ट के माध्यम से या कहीं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एक डाक आएगा आपके घर पे, जिसमें एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपको काउंसलिंग के लिए कॉल लेटर आएगा, कॉल लेटर। और उसमें ये लिखा होगा कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। उसमें आपका नाम भी होगा, जहां पर जाना है वो एड्रेस भी लिखा हुआ होगा, और कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो बात भी उसमें लिखी हुई होगी। और उस काउंसलिंग लेटर में ये भी लिखा हुआ होगा कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, काउंसलिंग में आपका चयन हुआ है। और जब 5 गुना अभ्यर्थियों को वहाँ पर बुलाया जाएगा तो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के मन में ये भी सवाल आ गया होगा कि 700 सीट है, वहाँ पर 300 अभ्यर्थी बुला रहे हैं। तो इन 300 अभ्यर्थियों में ऐसा सोच के चलिए, आप ऐसा मत मानिए कि 300 के 300 जाएंगे, क्योंकि ये वो कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने अपने ज़िले से भी अप्लाई किया होता है, दूसरे ज़िले से भी अप्लाई किया हुआ होता है। ये इसका मतलब ये होता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जयपुर में ही आएंगे 300 के 300, काफ़ी कैंडिडेट इधर उधर चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो 60 सीटें हैं मुश्किल से 100 अभ्यर्थी पहुँच पाते हैं काउंसलिंग में, या फिर 120 अभ्यर्थी पहुंच पाते हैं। जितने बुलाए जाते हैं सीट जितनी होती है उसका डबल ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि बाकी कैंडिडेट जो है और जिलों में चले जाते हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसी दिन शाम को जितनी सीटें हैं उतने अभ्यर्थियों का चयन करके एक फाइनल कट ऑफ भी बता दी जाती है कि भी हमने 5 गुना अभ्यर्थियों में तो ये कट ऑफ बनाई थी। और शाम को जब 60 अभ्यर्थियों का फाइनल उसमें चयन किया जाता है तो उसमें भी ये कट ऑफ बता दी जाती है कि हमारी जो कट ऑफ है वो 90% रही है। तो इसमें जिन जिन अभ्यर्थियों का चयन होता है उनको कॉलेज वगैरह उसी डिस्ट्रिक्ट में मिलती है जिस जिले में आपने काउंसलिंग करवाई है, और जिनका चयन नहीं होता है वो कैंडिडेट वापस घर आ जाते हैं। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का यह भी सवाल था कि सर मैंने 3 जिलों से मान लीजिए फॉर्म लगाया, तीनों जिलों में मेरा नंबर आ गया, तीनों जिलों में जितनी कट ऑफ रही उससे मेरे परसेंटेज ज़्यादा है, तो मैं क्या तीनों जिलों में काउंसलिंग करवा सकती हूँ? तो आप तीनों जिलों में काउंसलिंग नहीं करवा सकते, आप सिर्फ एक जिले में जा सकते हो, चाहे पहले में जाओ, चाहे दूसरे में जाओ, तीसरे में जाओ। यदि आपने 33 जिलों से भी फॉर्म भरा है, उसमें से 33 जिलों में यदि आपका नाम आ रहा है, काउंसलिंग कट ऑफ से ज़्यादा यदि आपके नंबर है, तो भी आप एक जिले में काउंसलिंग के लिए जा पाओगे, चाहे कोई से में भी आप जाओ। और मेरा मानना ये है कि आप उस जिले में जाएँ जिसमें आपके जो 12वीं क्लास के जो परसेंटेज हैं वो कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा हो। जैसे कट ऑफ किसी ज़िले की 88 है जनरल कैटेगरी में मान लीजिए, या किसी आपकी कैटेगरी में मान लीजिए, और किसी ज़िले की 76 है, आपके 90% है, तो मेरा मानना ये है कि आप इस ज़िले में काउंसलिंग करवाने के लिए जाए, क्योंकि यहाँ पर आपके चांस जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको A&M कॉलेज मिलेगी। और यदि एक बार आपको A&M कॉलेज मिल जाती है तो ये A&M का कोर्स 2 वर्ष का कोर्स होता है, और ये आपका बिल्कुल फ्री होगा। साथ में गवर्नमेंट के द्वारा आपको 500 रुपये हर महीने दिए भी जाएंगे, वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आते रहेंगे। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि सर 500 रुपये हर महीने स्टाइपेंड के रूप में मिलते हैं। हालांकि फॉर्म में इतना लिखा हुआ होता है कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन काफ़ी सारे अभ्यर्थियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि सर 500 रुपये स्टाइपेंड इसमें मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने प्रोसेस आपको पूरी की पूरी समझा दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और आने वाले समय में 1-2 वीडियो और बना करके सारी की सारी बातें क्लियर कर दी जाएगी। मिलता हूँ नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।